हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम हमारी 10th एनसीईआरटी के सिविक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज़ फेडरलिज्म डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो हमारी सीरीज़ है वो हम किस तरह से कंडक्ट करेंगे, है ना। तो ये सीरीज़ जो है वो स्पेसिफिकली हम लोग EMRS कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सीरीज़ को प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले हमारे जो बेसिक है ना, वो क्लियर करेंगे। और इसमें हम ये जो सीरीज़ है इसमें स्पेशली फोकस किया जाएगा एसएसटी को लेकर। ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स है हमारी उन्हें समझेंगे, देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एडवांस लेवल पर मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली एडवांस लेवल पर मूव करना बिना बेसिक को समझे इज़ नॉट द बेस्ट सोल्यूशन। ओके, और कई बार क्या होता है कि हम टर्म्स को समझ नहीं पाते हैं, और मेनली इन एग्जाम्स में टर्म्स के बेसिस पर ही है ना, आपके कंसेप्ट यदि क्लियर है तो ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। पर जितना हमने अभी एनालाइज किया है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, तो बेसिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एडवांस को समझने के लिए भी और एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स को टैकल करने के लिए भी। सो ये सीरीज़ जो है वो हम उसी तरीके से प्लान करने वाले हैं कि जहाँ पर हम पहले बेसिक्स कवर करें, देन एडवांस पर मूव करें, और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेकर आएंगे, जिससे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो आपने पढ़ा है उससे, और किस तरह से उन ऑब्जेक्टिव्स को आपको अटेंड करना है फाइनल एग्ज़ाम में, है ना। सो इसका प्रैक्टिस भी हम इस पूरी सीरीज़ के थ्रू आपको करवाने वाले हैं। सो स्टे विथ आवर सीरीज़, and if you have any doubts you can mention in the comment section. Okay, so let's begin the series, और I should say begin the session, है ना। सो आज का जो सेशन होगा उसमें हम फेडरलिज्म डिस्कस करने वाले हैं। फेडरलिज्म को यदि मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताऊं तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। सो हमने लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था हमारा, है ना, आपको पता होगा लास्ट चैप्टर हमारा क्या था, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हमने समझा था कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, ताकि हम सिविल वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो हमारी कंट्री में अवॉइड कर सकें। ओके, पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, ताकि पावर एक ही जगह पर सेंट्रलाइज्ड ना हो, और अगर एक जगह पर पावर सेंट्रलाइज्ड नहीं होगी तो ट्रेनी, है ना, गवर्नमेंट नहीं बनेगी कभी। मतलब गवर्नमेंट हमेशा पीपल के डिज़ायर के अकॉर्डिंग काम करेगी, ना कि अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग काम करेगा। ओके, पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स हमने देख लिए थे, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, और वर्टिकल शेयरिंग। सो जो वर्टिकल पावर शेयरिंग था हमारा, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है ना। और ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है इनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पर जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, बट हर एक डोमेन का अपना पावर होता है, और इसी को हमें पढ़ना है फेडरलिज्म में, है ना। सो फेडरलिज्म का यदि लेमन टर्म में हम समझे मतलब क्या होता है, तो फेडरलिज्म का मतलब है जहाँ पर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो, और जो भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनके बीच में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, है ना, एग्जाम्पल यदि हम इंडिया का लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंडिया में किस तरह का सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है। क्यों हम बोल सकते हैं कि फेडरल सिस्टम है, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट होती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी खुद की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की पावर है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना नहीं पड़ती है। मतलब हमारे यहाँ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और दोनों के पास अपनी अपनी पावर है, तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फेडरल सिस्टम बोलते हैं। ओके, सो इसका यदि हम सिस्टमैटिक डेफिनेशन पढ़ें तो क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या गवर्नमेंट, है ना। ये गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पावर डिवाइडेड होती है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब जहाँ पर एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, उसके नीचे अदर अथॉरिटीज़ होंगी, अदर यूनिट्स होंगी, अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, और इन सभी के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, यदि हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ क्या है, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। एक है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है हमारा स्टेट गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स है। ओके, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सिटीजन्स तो दोनों के लिए हम ही है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई अलग पॉपुलेशन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई अलग पॉपुलेशन नहीं है, तो दोनों की ही जो पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो, है ना, क्योंकि सिटीजन सेम है, दोनों को ही लॉ सेम पर्सन के लिए बनाना है, तो डिस्प्यूट्स ना हो इसीलिए दोनों की पावर्स को डिवाइड किया हुआ है। और ये जो डिवीजन है पावर का वो किसने किया है, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी पावर दी है, स्टेट गवर्नमेंट को उसकी पावर दी है, और दोनों को बोला गया है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका जुरिस्डिक्शन है, आपकी जो टेरिटरी है ना, उसमें रहकर आपको काम करना है। तो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट किन टर्म्स पर काम करती है, जहाँ पर कॉमन नेशनल इंटरेस्ट की बातें हो, है ना, जहाँ पर सभी चीज़ों लाइक सभी सिटीजन्स के लिए जो लॉज है वो ज़रूरी है, वहाँ पर लॉ फ्रेमिंग कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जहाँ पर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें होती है वहाँ पर जो कंट्रोल है वो किसके पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, अब इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमने बेल्जियम मॉडल भी देखा था और श्रीलंकन मॉडल भी देखा था, है ना। क्यों हमें ये पावर्स को डिवाइड करना ज़रूरी है, ताकि हम डाइवर्सिटी को बेटर तरीके से अकोमोडेट कर सके, है ना। बेल्जियम मॉडल में हमने यही किया था, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बना दिया और उनके बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमने देखा था कि जो बेल्जियम है वो तो एक हमारे स्टेट के बराबर एक कंट्री है ना, वहाँ पर अगर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, श्रीलंका जैसी स्मॉल कंट्री में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो हमारी कंट्री तो इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हम फॉलो करते हैं, है ना। सो यहाँ पर इस तरह के डिस्प्यूट्स ना हो, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रखा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा। ठीक है, इसको आप लास्ट लाइक हमारा जो लास्ट सेशन था पावर शेयरिंग, उसको कनेक्ट करके भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया। ठीक है, तो अगर हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया तो इसके अपोजिट में कौन सा सिस्टम होता है ना, तो इसके अपोजिट में सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। ओके, यूनिटरी सिस्टम इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, 2 या उससे ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और हर एक के पास अपनी पावर होती है। तो यूनिटरी फॉर्म में क्या हो जाएगा, या तो केवल एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहे, या अगर एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं भी तो उन्हें कोई भी डिसीज़न लेने से पहले हमेशा किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब वो अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हुए भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, वो सब ऑर्डिनेट रहते हैं किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी फॉर्म, जहाँ पर एक ही अथॉरिटी, एक ही बॉडी क्या है, पावरफुल है, और वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर भी दे सकता है कि आपको इन चीज़ों पर वर्क करना है, इस तरीके से लॉज बनाना है, बट फेडरल फॉर्म में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बोल सकता कि आपको कौन सी एक्टिविटी करना है या कौन सी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, सबसे बड़ा कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही स्टेट गवर्नमेंट। फाइन, सो यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यदि हम इसके फीचर्स पर डिस्कशन करें कि हम कब बोलेंगे किसी भी गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम को कि वो फेडरल सिस्टम है या वो यूनिटरी सिस्टम है ना। तो फेडरल सिस्टम होने के लिए उसमें ये 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर ये 6 चीज़ें किसी भी गवर्नमेंट के सिस्टम में प्रेजेंट है तो हम उसे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो फेडरल सिस्टम में होना चाहिए वो क्या है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं होंगे तो पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, और अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में तो वो फेडरल सिस्टम होगा ही नहीं। फिर तो वहाँ पर केवल एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, इसका मतलब वहाँ पर तो फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ठीक है, अब वो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होंगी कि उनका अपना खुद का जुरिस्डिक्शन होगा। जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है कि कहाँ तक उनकी पावर्स होंगी। तो इसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही बेस्ट अरेंजमेंट किया है। उन्होंने क्या बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि हम आपको कुछ सब्जेक्ट्स देते हैं, है ना। मतलब
जो जो सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाना ज़रूरी हैं, हमने उन सारे सब्जेक्ट्स का लिस्ट बनाया, देन उन सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया। ऐसे सब्जेक्ट्स जो नेशनल इम्पॉर्टेंस के हैं वो सब्जेक्ट्स हमने दे दिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, वो दे दिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसको हमने कौन सी लिस्ट बना बोल दिया, सेंट्रल लिस्ट। ऐसे सब्जेक्ट्स जो लोकल लेवल पर डील करना ज़रूरी है ना, या हो सकता है कि यदि हम उन्हें लाइक रीज़न टू रीज़न वो वेरी कर सकते हैं वो सब्जेक्ट्स की। मान लो कोई सा भी लो है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड ही है, तो कोई स्टेट अगर थोड़ा ज़्यादा डेवलप है तो वहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी हमें उस तरह से बनानी पड़ेगी। अगर कोई रीजन बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है तो हमें एजुकेशन पॉलिसी वहाँ पर उस तरीके से बनानी पड़ेगी। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के नहीं है वो हमने कहाँ पर डाल दिए, स्टेट लिस्ट में, ठीक है। तो अब इनको इनका जुरिस्डिक्शन मिल गया, ये इनका जुरिस्डिक्शन हो गया कि जो भी सेंट्रल लिस्ट में सब्जेक्ट है उन पर कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उन पर कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, 2 लिस्ट और होती हैं इसमें, अभी हम आगे जैसा जैसा हमारा लेक्चर चलेगा तब हम डिस्कस करेंगे। देन अब ये जो जुरिस्डिक्शन है ना, मतलब कि ये जो लिस्ट है जिसके बेसिस पर हम उनका एरिया डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कितने एरिया तक काम करना है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो फेडरल सिस्टम कब होगा, जब वहाँ 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो, देन हर एक की अपना जुरिस्डिक्शन हो, और वो जो जुरिस्डिक्शन है वो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड होना चाहिए, ताकि आगे जाकर कोई भी डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में ना हो। ओके, देन अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करने की बात आती है ना, अमेंडमेंट क्या होता है, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है, 1950 में, अभी हम 2023 में है, इतना टाइम हो गया है ना, कितना ड्यूरेशन हो गया है पूरा। तो चीज़ें जैसी थी वैसी तो अभी है नहीं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा काफ़ी आगे बढ़ चुका है ना, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आ गए हैं जो 1950 में नहीं थे बट अभी थे, या ऐसी चीज़ें जो 1950 में थी वो अभी नहीं है। तो उसके लिए कुछ चेंजेस जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो वो चेंजेस जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं उन्हीं को हम अमेंडमेंट कहते हैं। मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज़ को ऐड करना या किसी भी चीज़ को डिलीट करना, उसे हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट। अब ये जो अमेंडमेंट है ये ऐसे इजीली नहीं हो जाता कि बस गए कॉपी टेक्स्ट लाइक गए कुछ चीज़ें जो हैं वो रिमूव कर दी, देन उसमें कुछ ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। इसके लिए पूरा एक प्रोसीजर है। क्यों एक प्रोसीजर है, क्योंकि हमारे यहाँ हर 5 सालों में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है ना। अगर कुछ रूल्स या कुछ प्रोसीजर नहीं होते अमेंडमेंट करने के लिए, तो जो भी गवर्नमेंट आता वो अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर लेता। फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिसे जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो वैसा बना लेता। सो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है ताकि हर कोई आके अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ना कर सके। और जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको तो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता, इवन अमेंडमेंट के थ्रू भी। बेसिक मतलब कि क्या होता है, जो हमारा फाउंडेशन है, मतलब फेडरल सिस्टम हमारा मेन फाउंडेशन है। आगे जाके ऐसा नहीं बोल सकते कि हम तो फेडरल सिस्टम से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाएंगे, नहीं। फेडरल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं ना, कि कोई भी गवर्नमेंट आके ऐसा नहीं बोल सकता कि हम सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स नहीं देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ना। सो अमेंडमेंट आ गया समझ में, ऐड या डिलीट करना। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पर भी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा वहाँ पर कोई एक गवर्नमेंट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकती, है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनका सभी का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यूनिलेटरल चेंजेस कैन नॉट बी डन। यही सेम चीज़ें हमने बेल्जियम मॉडल में भी पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर भी वही है कि यदि कुछ भी अमेंडमेंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले वो बिल को पास करवाना पड़ेगा, मतलब पार्लियामेंट में, है ना। जो बिल या जो लॉ है फ्रेमिंग वो कहाँ होता है, लेजिस्लेचर में होता है ना। कहाँ पर होता है, लेजिस्लेचर में। और लेजिस्लेचर मतलब कि क्या, हमारे यहाँ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट दैट मीन्स व्हाट, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट जो है वो भी पार्लियामेंट का ही
पार्ट होते हैं, बट हम अभी यहाँ पर लॉ फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं। तो लॉज कौन बनाता है? लोकसभा और राज्यसभा। अब मान लो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना है, तो पहले हमें बिल लाना पड़ेगा। वो बिल हम कहाँ पास करवाएंगे? लोकसभा में। फिर वो बिल हम कहाँ पास करवाएंगे? राज्यसभा में। दोनों से जब पास हो जाएगा तो फिर हम जो स्टेट असेंबलीज है ना, तो हाफ ऑफ द स्टेट से भी इसमें उनका ओपिनियन लेंगे, है ना। अगर वहाँ से भी वो पास हो जाता है तो ही फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे। इससे क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगेगा कि स्टेट गवर्नमेंट को इसे अलाइनेटेड नहीं लगेगा, है ना, कि कोई भी डिसीज़न जो ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। उन्हें भी लगेगा कि जो भी डिसीज़न लिया जा रहा है कंट्री में उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी पार्टिसिपेशन है, जिससे क्या होगा? डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। सो फोर्थ फीचर क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूनिलेटरली चेंजेस नहीं कर सकता। देन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू ईच लेवल। देखो, केवल पावर्स को ऑन पेपर डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर देने से हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हो जाते, है ना। मेन जो चीज़ें हैं वो होती है फाइनेंस। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट बना दिया, बट अगर मान लो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रख लिया और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया ही नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंटल प्लान्स बनाएगी कैसे स्टेट के लिए? और अगर वो डेवलपमेंटल प्लान्स बना ही नहीं पाएगी तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के होने से मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए, और उसके लिए भी हमारी लिस्ट काम में आती है ना, कि जो स्टेट लिस्ट है या जो सेंट्रल लिस्ट है ना, जो स्टेट लिस्ट है, इसके जो सब्जेक्ट्स होंगे उस पर जो भी टैक्सेस वगैरह होंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा। जो सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उस पर जो टैक्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा। देन उसके अलावा एक और हमारे पास कमीशन होता है जो क्या करता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोलता है कि आपको इतना पैसा जो है वो स्टेट्स के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोर्ट्स की बारी आती है। तो अगर मान लो इन दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, वैसे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होना नहीं चाहिए क्योंकि इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ पावर्स का, बट फिर भी यदि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि मैं हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हूँ, हायर लेवल है मेरा, तो मैं डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करूँगा। अगर ऐसा होगा तो वो हमेशा अपने फेवर में ही डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रल डिसीजन आ सके इसलिए ये पावर हमने किसको दे दी है? कोर्ट्स को, है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में तो उसे रिजॉल्व कौन करता है? कोर्ट करता है। सो आई होप कि आपको सारे फीचर समझ में आ गए होंगे। पहला क्या है? 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। उन गवर्नमेंट के जो जुरिसडिक्शन है वो पहले से ही डिफाइन होना चाहिए, और वो जो डिफिनेशन है वो कहाँ होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होनी चाहिए ताकि फर्दर कोई डिस्प्यूट्स ना हो। देन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने हैं तो कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंजेस नहीं कर सकता। जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उसका सभी का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनके पास में। और कोर्ट्स, अगर मान लो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उन्हें कौन रिजॉल्व करेगा? कोर्ट रिजॉल्व करेंगे। फाइन। नाउ नेक्स्ट, आखिर ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने के पीछे? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सेशन के समझाया था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने फेडरल सिस्टम को क्यों लिया, यूनिटरी सिस्टम क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है और उसी के साथ साथ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो कहीं श्रीलंका जैसी सिचुएशन हमारे यहाँ ना हो जाए, इसीलिए हमने फेडरल सिस्टम लिया कि हम हमारी डाइवर्सिटी को इजीली अकोमोडेट कर सकें, है ना, सेफगार्ड और प्रमोट करने के लिए यूनिटी को कंट्री की, है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जैसे कि हमारे जो स्टेट्स उनको हमने लैंग्वेज के बेसिस पर, टेरिटरी, रीजन के बेसिस पर डिवाइड किया है, तो जैसा रीजन होगा, जैसे लोग होंगे, है ना, जिस तरह का उनका कल्चर है, उनके अकॉर्डिंग हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। और जहाँ पर हमें इक्वालिटी चाहिए, यूनिटी चाहिए, तो वहाँ पर लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इससे हम हमारी कंट्री की यूनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट कर सकते हैं।
किसी भी कम्युनिटी को ऐसा नहीं लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक के लिए लॉ बना रही है ना। क्यों? क्योंकि स्टेट्स में डिवाइड कर दिए हैं, तो हर एक कम्युनिटी के लिए स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स वहाँ पर उनके लिए लॉ बना ही रहा है, और सभी के लिए एक साथ लॉ कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसी के भी ऐसा नहीं लगेगा कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव था फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने के पीछे, ताकि म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट हम एक दूसरे के साथ लेकर आ सकें। ओके, अब आखिर ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बना कैसे, है ना, मतलब इसके टाइप्स जो है वो क्या होते हैं। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दो तरह का होता है। पहला तो हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा कि एक फॉर्म होता है यूनिटरी और एक होता है फेडरल। अब ये जो फेडरल सिस्टम है ये दो तरह का होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या डिफरेंस है ये हमें समझना है। देखो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है यहाँ समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम इंडिया का समझते हैं, तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा, है ना। देखो, ये हमारा इंडिया है, मान लीजिए ये इंडिया है पूरा, है ना। अब ये तो पूरा एक इंडिया हो गया, बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया हम कवर करते हैं, तो इतना पूरा जोग्राफिकल एरिया को एक ही गवर्नमेंट कंट्रोल करे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता। देन सभी का अलग लैंग्वेज है, अलग रिलीजन है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ ना हो, इसीलिए हमने ये पूरा हमारा जो इंडिया है इसको ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। और इन यूनिट्स को ही हम क्या बोलते हैं? स्टेट्स बोलते हैं। और फिर बाद में हमने क्या किया, पहले तो हमारा एक ही स्टेट था, देन उसको हमने छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया, और अब हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा है, इन सारी यूनिट्स को उसने होल्ड करके रखा है ना। होल्ड करके कैसे रखा है कि वो ऐसे जो कॉमन लॉज हैं, है ना, जो जहाँ पर हम सभी का कॉमन इंटरेस्ट होता है वहाँ पर वो लॉ बनाता है, जिससे कि हमारी सारी यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे, और हर एक यूनिट को उनकी इंडिपेंडेंस भी दे दी कि आप अपने अकॉर्डिंग रूल्स बना सकते हो, बट आप इस पूरे जो हमारी इंडिया है इससे बाहर नहीं जा सकते। आपको जो भी करना है वो इसी के अंदर करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, सारे यूनिट्स को होल्ड करके रखा है। इसीलिए यहाँ पर हम जो फेडरेशन होगा उसे किस तरह का फेडरेशन बोलेंगे? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। फाइन। अब मान लो कि यहाँ पर छोटे छोटे यूनिट्स हैं पहले से ही, है ना, छोटी छोटी कंट्रीज़ है। अब अगर कंट्री छोटी होगी तो उसकी सिक्योरिटी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि बड़ी कंट्री के पास सिक्योरिटी होगी। तो इन छोटे छोटे यूनिट्स को हमेशा डर रहेगा कि कोई बड़ी पावर, कोई बड़ी कंट्री हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। तो अपनी सेफ्टी के लिए ये लोग क्या करते हैं, साथ में आ जाते हैं, है ना। सारे यूनिट साथ में आए और उन्होंने बोला कि चलो हम सब मिल जाते हैं और एक पूरा यूनियन बना लेते हैं, है ना। और फिर उन्होंने क्या बोला कि हमारी अपनी पावर्स हमारी रहेंगी, हम हमारी पावर आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, बट जो भी साथ में रहने के लिए ज़रूरी है उन चीज़ों पर आप लॉ बना सकते हो और हम उन लॉ को फॉलो करेंगे। तो इस तरह के जो फेडरेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? यूएसए। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल क्या है? इंडिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नाउ अब हमने पढ़ लिया कि फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्यों हमने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया, क्या क्या फीचर्स होते हैं फेडरल सिस्टम के, है ना, कितने टाइप्स का फेडरल सिस्टम होता है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। अब हम बोल रहे हैं कि इंडिया ने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है, तो किस बेसिस पर हम बोल रहे हैं कि इंडिया में फेडरल सिस्टम है, या ये जो हमने फेडरल सिस्टम अपनाया है उसको हम कैसे प्रैक्टिकली इंश्योर करते हैं, है ना, कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम जो है वो हमेशा रहे। मतलब हमने ये तो बोल दिया कि हमारे यहाँ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, वैसे लोकल गवर्नमेंट भी आ जाता है, बट लोकल गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये अभी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे क्यों नहीं है। सो ये दोनों लेवल्स तो हमने बना दिए, बट अगर इन दोनों लेवल्स के बीच में हमने पावर को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो हमेशा क्या होगा, इनके बीच में डिस्प्यूट्स होते रहेंगे। डिस्प्यूट्स होंगे तो अनस्टेबिलिटी होगी कंट्री में, अनस्टेबिलिटी होगी तो फेडरल सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा कि हम यूनिटी को बनाए रखना चाहते थे वो तो हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इंडिया को फेडरल कंट्री कौन बनाता है? ये लिस्ट बनाती है कि पहले से ही हमने इनकी पावर्स को इस तरह से डिवाइड किया है कि इनके बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट ना हो, और अगर डिस्प्यूट हो भी जाता है तो उसे हमें कैसे रिजॉल्व करना है ये भी बाकायदा हमने उसमें मेंशन करके रखा है। तो इंडिया को फेडरल कंट्री कौन बनाता है? ये लिस्ट बनाती है, जहाँ पर हमने यूनियन लिस्ट बनाया है और इसके अकॉर्डिंग हमने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट
इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर काम करेगी। स्टेट लिस्ट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को बताया है कि आपको किन सब्जेक्ट्स पर काम करना है। उसके बाद एक लिस्ट हमने कॉन्करेंट लिस्ट बनाया है ना, जिसपे हमने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर सकता है। अब मान लो कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट था उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया, तो फिर अब किसका लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल होगा? तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है ही, है ना, डिफरेंट लेवल्स है, सबके पास सेम पावर तो नहीं है, अपनी अपनी पावर्स जरूर है, बट फिर भी थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हमारे यहाँ कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। देन कुछ सब्जेक्ट्स हमने कहाँ पर डाल दिए हैं? रेसिडरी में। ये लिस्ट हमने क्यों बनाया? क्योंकि जैसे 1950 के समय जो हमें इंपॉर्टेंट लगा वो लिस्ट में तो हमने सब्जेक्ट्स को डाल दिए। अब मान लो बाद में कुछ और सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत लगती है, तो वो हम कहाँ ऐड कर सकते हैं? इस रेसिडरी सब्जेक्ट में। और इस रेसिडरी सब्जेक्ट में लाइक जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उस पर कौन काम करता है? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि हमने कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हो ही ना, पहले से ही उनका जुरिसडिक्शन डिसाइड कर दिया है कि आपको इन एरियाज पर काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट को इन एरियाज पर काम करना है। ओके, और यदि कोई भी चेंजेस इन लिस्ट के अंदर करना है तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता, दोनों को मिलकर उसमें चेंजेस करना पड़ेंगे। ओके, देन और ये जो चेंजेस होंगे इसके लिए कितना मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होता है? 2/3 मेजॉरिटी। अब 2/3 मेजॉरिटी क्या होता है? जैसे कि लोकसभा में हमने बिल पेश किया अमेंडमेंट करने के लिए। अब मान लीजिए कि लोकसभा में कितने जो वो है मेंबर्स हैं वो 552 है, तो इसका जो 2/3 हम निकालेंगे, है ना, जो 2/3 निकालेंगे और जितने फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 100 मेंबर्स आते हैं, तो वो बिल को कितने लोग सपोर्ट करना चाहिए? 100 लोग। अगर 100 पीपल सपोर्ट कर रहे हैं तो ही वो बिल को हम पास मानेंगे। और अगर लोकसभा से हो गया, 100 लोगों ने पास कर दिया, राज्यसभा से भी कर दिया, और फिर स्टेट लेजिस्लेचर मान लो कि 28 स्टेट्स हैं, तो एटलीस्ट 14 स्टेट्स ने उस बिल को 14 स्टेट से हम पूछेंगे और वहाँ से यदि हमें सहमति मिल जाती है तो फिर ही हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ओके, और यदि कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो कौन रिजॉल्व करेगा? जुडिशरी रिजॉल्व करेगा। देन हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड। अब देखो, ऑन पेपर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो हमने कैसे किया है कि यूनियन लिस्ट बना दिया, सेंट्रल लिस्ट बना दिया, यूनियन लिस्ट बना दिया, स्टेट लिस्ट बना दिया, है ना। अब मान लो कि कोई इसको फॉलो ही ना करे, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो हमने कैसे कर दिया है? ऑन पेपर कर दिया है, बट प्रैक्टिकली हम किस तरह से फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन को समझना पड़ेगा। देखो, लिंग्विस्टिक स्टेट्स में क्या समझना है हमको कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तो हमने हमारे स्टेट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करा, A, B, C, D। अब उस समय हमने इनको एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया। बाद में क्या होता है, 1953-56 के टाइम पर बहुत सारे स्टेट्स डिमांड करते हैं कि उन्हें ये जो स्टेट्स है वो इस ग्रुप में नहीं चाहिए, बल्कि कैसे चाहिए? लैंग्वेज के बेसिस पर चाहिए, मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है वो चाहते थे। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को क्या लग रहा था कि अगर हमने लैंग्वेज के बेसिस पर, या हमारे लीडर्स को लग रहा था कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाते हैं तो उससे हमारी यूनिटी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि पार्टीशन के कारण पाकिस्तान हमसे जा चुका था, हमारे पास से ईस्ट पाकिस्तान बन चुका था, तो अब हम और हमारी इंडिया का कोई पार्टीशन नहीं चाहते थे, तो हम लैंग्वेज के बेसिस पर उस समय स्टेट्स नहीं बनाना चाहते थे। बट जब डिमांड बहुत ज़्यादा उठने लगी तो हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई। फिर एक कमेटी बनाई गई थी हमारी फैज़ल अली कमेटी या फैज़ल अली कमीशन। फैज़ल अली कमीशन ने कहा कि अगर स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं तो हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड कर सकते हैं, बट केवल लैंग्वेज ही नहीं, उसमें हम टेरिटरी भी देखेंगे, है ना, कि कौन सा एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, कहाँ पर किस तरह से हमें एक्शन लेना है, वहाँ के हम रीज़न को भी देखेंगे, वहाँ के कल्चर को भी देखेंगे, उस अकॉर्डिंग हम स्टेट्स को डिवाइड करेंगे। तो जब स्टेट्स को डिवाइड करने की बात हुई तो 1956 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू स्टेट्स को फिर से डिवाइड किया, और कितने स्टेट्स बनाए? 14 स्टेट्स
और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, ठीक है। और ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था ये हमारा बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। इससे क्या हुआ, देखो लैंग्वेज के बेसिस पर जब हमने स्टेट्स को डिवाइड करा तो सेम ग्रुप के पॉपुलेशन एक स्टेट में आ गए, तो सेम ग्रुप है तो उनकी डिज़ायर्स भी सेम होगी, तो हमारे लिए लॉज और पॉलिसीज़ फ्रेम करना इजी हो गया इन कंपैरिजन टू कि जो पहले क्या हो रहा था, एक स्टेट में 2 या 3 कल्चर के लोग एक साथ रहते थे, तो वहाँ पर यदि हम पॉलिसीज़ बना रहे थे तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी पड़ रही थी ना, क्योंकि अगर हम एक कम्युनिटी के लिए पॉलिसी बना रहे थे तो दूसरी कम्युनिटी को लग रहा था कि हमारे लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बट जब हमने इस तरह से स्टेट्स में डिवाइड कर दिया तो हर एक कम्युनिटी की डिज़ायर्स को हम फुलफ़िल कर पा रहे थे। ओके, तो पहला प्रैक्टिकली जो फेडरलिज्म है वो हम किस बेसिस पर हमने इंश्योर किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बना के, है ना। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पर हमने क्या करा, जो स्टेट्स थे उनके बीच में हमने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे कि हर एक लैंग्वेज स्पीकर्स की जो लैंग्वेज स्पीकर्स है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले पीपल हैं, डिफरेंट कल्चर वाले पीपल्स हैं, उनकी सभी के डिज़ायर को हम फुलफ़िल कर सकें। देन लैंग्वेज पॉलिसी, अब देखो स्टेट्स तो हमने डिवाइड कर दिया, हर एक स्टेट को पावर दे दी कि आप वहाँ के कल्चर, वहाँ के रिलीजन के अकॉर्डिंग आप पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम कर सकते हो, है ना। स्टेट किसी एक कल्चर को या एक रिलीजन को कभी भी फेवर नहीं करता, वो सभी के लिए समान सेम लॉज पॉलिसीज़ जो है वो फ्रेम करते हैं। तो लैंग्वेज अब हुई कि अब हम किसको हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए। जैसे अगर मान लो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम नहीं होता, एक केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता, तो हम क्या करते, हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते। बट जब हम देखें हमारी इंडिया में तो केवल 40% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो हिंदी बोलती है, मतलब मोर देन 50% पॉपुलेशन तो हिंदी बोलती ही नहीं। और अगर हम फोर्सफुली हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे तो वो श्रीलंका जैसी कंडीशन हो जाएगी कि उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जिससे कि तमिल्स को लगने लगा कि हमारी लैंग्वेज की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हमारी तो कंट्री में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो वो कंट्री से अलाइनेटेड फील करने लगे। तो सेम चीज़ इंडिया में भी हो सकती थी, इसीलिए हमने किसी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया, है ना। पहले डिसाइड किया गया था कि हम क्या करेंगे, हिंदी को बनाएंगे, और कुछ टाइम के लिए हमने इंग्लिश को भी अडॉप्ट किया था, और फिर हमने कहा था कि 1965 में हम इसको हटा देंगे। बट सदर्न स्टेट्स डिमांड करने लगे, क्योंकि सदर्न स्टेट्स जो है वो जनरली हिंदी नहीं बोलते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगी कि इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाए, तो तभी से फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही कंटिन्यू किया जा रहा है। और उसके साथ साथ अदर लैंग्वेजेस जो हैं वो उन्हें भी 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं, है ना, जिन्हें कि हमने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है, जिसमें एग्ज़ाम्स वगैरह, है ना, ऑफिशियल वर्क वगैरह जो है वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो ये क्या बताता है कि इंडिया का कोई एक लैंग्वेज नहीं है, हम सारी लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, फेडरल सिस्टम ही है कि हम लैंग्वेज के बेसिस पर क्या कर रहे हैं, सभी लोगों के साथ पावर शेयर कर रहे हैं, मतलब किसी एक लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम सभी लैंग्वेजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं और सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। देन लास्ट आता है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना, ये सबसे मेजर कंपोनेंट है फेडरलिज्म का, है ना। फेडरलिज्म हमारा एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, किस तरह से करता है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा है ना। क्यों डिपेंड करता है कि हमने ऑन पेपर तो दोनों की पावर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट हो सकता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन अच्छे ना हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डेलिबरेटली स्टेट गवर्नमेंट के जुडिस्डिक्शन में आने की कोशिश करे, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर फोर्सफुली कुछ लॉज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। सो इस तरह की सिचुएशन ना हो, तभी फेडरल सिस्टम जो है वो इंश्योर कर सकते हैं हम किसी भी कंट्री में। और ये किस पर डिपेंड करता है, वहाँ की रूलिंग पार्टीज़ और लीडर्स के ऊपर, कि रूलिंग पार्टीज़ और लीडर्स इस अरेंजमेंट को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, है ना। हमारे यहाँ बहुत टाइम तक क्या रहा है, वन पार्टी सिस्टम रहा है। वन पार्टी सिस्टम रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में सेम पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती थी। बट 1990s के बाद क्या हुआ, बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो बनने लगी। अब रीजनल पार्टीज़ बनने लगी तो पॉलिटिक्स आने लगा बीच में, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग पॉलिटिकल पार्टी होती थी, स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो डिस्प्यूट है वो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में भी दिखने लगा, है ना। क्या होता था कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर एग्जांपल बीजेपी आ गया, मान लो स्टेट में कौन है,
इंडियन नेशनल कांग्रेस है या कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी है, तो इन लोगों की जो राइवलरीज थी वो सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस में भी देखने को मिलती थी। लाइक फाइनेंसेस ठीक से अलॉट नहीं करें, है ना, जो सेंटर को स्टेट को पैसा देना था, मान लो कि जहाँ पर बीजेपी है स्टेट गवर्नमेंट में वहाँ पर तो वो पैसा दे रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस है वहाँ पर वो पैसा नहीं दे रहे हैं, है ना। या फिर हो सकता है कि लॉज वगैरह जो हैं वो सही तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बना रही है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स वगैरह देना है, ये सारी चीज़ें वो मान लो इस स्टेट के लोगों को दे ही नहीं रही है ना। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो हम फेडरल सिस्टम को ठीक तरीके से इंश्योर नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद एक और सिस्टम अभी एट प्रेजेंट काफ़ी पॉपुलर हुआ है 1990s के बाद ही, कोएलिशन गवर्नमेंट। अब कोएलिशन गवर्नमेंट के कारण क्या है, चीज़ें और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि अब क्या होता है, बीजेपी है मान लो सेंट्रल में, स्टेट गवर्नमेंट में मान लो कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो यार दो दो तीन तीन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं एक साथ, तो थोड़े डिस्प्यूट्स होने के चांसेस जो है वो भी बढ़ जाते हैं। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इन सारे डिस्प्यूट से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर लेता है ना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने सब लोगों की पावर्स को डिफाइन किया हुआ है कि सब लोगों को कैसे कैसे काम करना है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर कर काम नहीं कर सकते हो। कोएलिशन गवर्नमेंट वैसे क्या होता है, जहाँ पर फॉर एग्जांपल इलेक्शन के बाद किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलता है ना, मतलब 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिलते हैं, तो वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती, तो वो क्या करती हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिल जाती हैं। तो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ या तीन पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर क्या कर लेती हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर लेती हैं, और उसी गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फेडरलिज्म है उसको हम प्रैक्टिस किस बेसिस पर करते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट पर, लैंग्वेज पॉलिसी के बेसिस पर और सेंटर स्टेट रिलेशन के बेसिस पर। मतलब अगर यहाँ पर कोई डिस्प्यूट्स नहीं हो रहे तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फेडरलिज्म है उसको हम 100% है ना प्रैक्टिकली फॉलो कर पा रहे हैं। बट अगर यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं तो फेडरल सिस्टम हमारा डेंजर में आ सकता है ना, क्योंकि ऑन पेपर तो हमने सबकी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बट प्रैक्टिकली उन पावर्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। फाइन। सो एग्ज़ाम पर्पस के लिए यदि हम समझें तो मेनली आपको फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है ये समझना है, यूनिटरी और फेडरल में क्या डिफरेंस होता है ये समझना है, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्पल्स के साथ पता होने चाहिए। ठीक है, और फेडरलिज्म को हम किस तरह इंश्योर किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो लिस्ट के फॉर्म में। ओके, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट। अब जब हम थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए फिर हम थोड़ी एडवांस लेवल पर मूव करेंगे तो हम इनके आर्टिकल्स भी लर्न करेंगे कि यूनियन लिस्ट जो है वो कौन से आर्टिकल में है, स्टेट लिस्ट कौन से आर्टिकल में है। अभी इस सीरीज़ में केवल हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, जब हम नेक्स्ट सीरीज़ प्लान करेंगे, जब हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर हम आर्टिकल्स वगैरह भी लर्न करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यदि आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।